हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। तो आज हम लोग करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 13। अब तक हम लोग 12 प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर चुके हैं, ये 13वां होगा। और 1 से लेकर 12 तक के जो प्रैक्टिस सेट हैं इसको लगा लीजिएगा। लिंक मैं दे रहा हूँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर चेक जरूर कीजिएगा। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है ये लेखपाल परीक्षा के लिए होगा, पेट 2022 के लिए, यूपी ट्रिपल की अन्य परीक्षाएँ, साथ ही साथ बीएड, यूपीएसआई और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, जिसमें हिंदी, सामान्य ज्ञान, करंट अफेयर आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर जो टॉपिक आज कवर किए गए हैं उसमें हिंदी है, सामान्य अध्ययन है, ग्रामीण विकास और समाज है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हिंदी से, कौन सा शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कौन सा शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में नहीं आता है? संतान, गुस्सा, बचपन और हीरा। सही आंसर आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए। संतान जो है ये स्त्रीलिंग का शब्द है, बाकी जो है यहाँ पर वो जो भी वर्ड हैं वो पुल्लिंग के हैं। तो आपका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, संतान। अगला क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए विकल्पों में से नीलकमल शब्द समास की किस श्रेणी में आता है? जो नीलकमल शब्द है यह समास की किस श्रेणी में आता है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। सही आंसर इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ? सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जी हाँ, कर्मधारय समास। देखिए फ्रेंड्स, जिस सामासिक शब्द में उत्तर पद प्रधान होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें पूर्व पद क्या होता है? विशेषण होता है। नील यहाँ पर नीले का एक विशेषण है, और उत्तर पद जो है कमल, ये विशेष से माना जाएगा। इस प्रकार से बनता है यह कर्मधारय समास। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। निम्नलिखित में कौन सा अलंकार है बताइए? रहीमन पानी राखिए, बिनु पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? श्लेष, रूपक, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। सही आंसर इसका है ऑप्शन ए। ठीक है, तो यहाँ एक ही शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है लेकिन उसका अर्थ बदल रहा है बार बार। तो चमक, यहाँ पर पानी मोती के लिए चमक है, मानुष के लिए इसकी इज्जत है, मर्यादा है, प्रतिष्ठा है, और चून, चूने के लिए वो पानी है ही है। तो अर्थ बदल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, बर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। अब यहाँ पर देखिए ऐसे प्रश्न आपको बहुत सारे मिलेंगे एग्जाम में, तो गलत मत कीजिएगा। यहाँ पर जो सही शब्द है क्या होगा? देखिए, अभ्यस्त, अहिल्या, तत्व और महत्व में सही जवाब ऑप्शन बी है, यानी कि अहिल्या। फूल कौन सी संज्ञा है? फूल निम्नलिखित में से कौन सी संज्ञा है? भाववाचक है, जातिवाचक है, समूहवाचक है, या इनमें से कोई नहीं? सही जवाब हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी, यानी कि जातिवाचक। ठीक है, ऐसी संज्ञा जो कि एक ही जाति के विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, स्थानों और वस्तुओं का बोध कराती है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो फूल भी एक प्रजाति है, जाति है, तो यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा होगा ऑप्शन बी से। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आता है उनका लिंग कौन सा होता है? एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। तो एग्जाम्पल में जैसे कि आहट है, झल्लाहट है, घबराहट है, तो जब हट आता है तो उसमें क्या होता है? उसमें स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, याद रखना, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट आएगा उसमें स्त्रीलिंग रहता है। तो ये प्रश्न भी आपको याद रहना चाहिए। अब ये देखो, जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा प्रश्न है। किस छंद में 26 मात्राएं होती हैं और 14-12 पर यति होती है? वीर, सोरठा, गीतिका और छप्पय, ये आपके ऑप्शन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि गीतिका। गीतिका क्या है? यह एक सममात्रिक छंद है। इसकी प्रत्येक पंक्ति में 26 मात्राएं होती हैं और प्रत्येक पद में 14-12 पर यति होता है। पदांत में लघु गुरु का होना आवश्यक है। एग्जाम्पल में हो जाएगा, साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सभ्यता की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे। ये गीतिका का एक एग्जाम्पल है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन सा वर्तमान काल का भेद नहीं है? तात्कालिक वर्तमान होता है ना, पूर्ण वर्तमान भी होता है, संदिग्ध वर्तमान भी होता है, लेकिन हेतु हेतुमत वर्तमान नहीं होता है। यह भूतकाल का एक भेद होता है, हेतु हेतुमत। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, हेतु हेतुमत ये वर्तमान काल का भेद नहीं है। इसको याद रखना आप। इसके बाद फिर अगला क्वेश्चन है, उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में क्या रूप होगा? उर्दू शब्द सौदा बहुवचन में जब इसका सौदा का क्या बनता है? सौदे हो सकता है ये, यानी इसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट है। फिर
शुद्ध वाक्य का चयन करिए। आयुष और रिसा बाजार गईं, तो यहाँ पर देखिए गए होना चाहिए था, तो ये गलत हो गया। इस कहानी को एक स्त्री लेखिका ने लिखा है, लेखिका हो गया तो खुद ही स्त्री है, स्त्री लगाने की जरूरत नहीं थी, ये भी गलत हो गया। बच्चे ने कहा पापा आ गई, गई नहीं गया होना चाहिए था, पापा आ गए। और सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, राह चलते दोनों में तकरार हो गई। तो ये थे हिंदी के प्रश्न। अब आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है आपका सामान्य अध्ययन। निम्नलिखित में वह व्यक्ति कौन है जो संसद सदस्य नहीं है लेकिन संसद को संबोधित करने का उसे अधिकार प्राप्त है? बताओ। भारत का अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, भारत के मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य निर्वाचन आयुक्त? सही जवाब हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत का अटॉर्नी जनरल संसद सदस्य नहीं होता है लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार प्राप्त है। ऑप्शन ए करेक्ट है। भारत पर तैमूर ने कब आक्रमण किया था बताइए? 1294, 1417, 1213, 1398? सही जवाब है इसका ऑप्शन डी। ठीक है, भारत ने तैमूर पर 1398 में आक्रमण किया था। उस समय शासन किसका था? तुगलक वंश के शासक नासिरुद्दीन महमूद का शासन था उस समय भारत में, तो याद रखना इसको। फिर देखिए, औषधि की कौन सी शाखा शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित है? शरीर, ऊतक और द्रव से संबंधित कौन सी शाखा है? फार्माकोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, पैथोलॉजी, फिजियोथेरेपी? आसान प्रश्न है। पेडियाट्रिक्स क्या होता है? पेडियाट्रिक्स होता है बच्चों के रोग से संबंधित होता है, पेडियाट्रिक्स इसको बोलते हैं। फिजियोथेरेपी व्यायाम से शरीर की मांसपेशियों को सही अनुपात में सक्रिय करने की विधि है। पैथोलॉजी आपका उत्तर हो जाएगा, पैथोलॉजी। और फार्माकोलॉजी जो है ये औषधियों से संबंधित है, तो सही जवाब ऑप्शन सी है। पानीपत का पहला युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? जो पानीपत का पहला युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, ये बताइए। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, यह युद्ध कब हुआ था? आपको याद होगा, मैंने कई बार पढ़ाया भी है। ये 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। ठीक है, और यह युद्ध जो था वो संभवतः भारत की बाबर की महत्वाकांक्षी योजनाओं की अभिव्यक्ति थी। यह युद्ध दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी जो कि एक अफगान था और बाबर के मध्य लड़ा गया था। 12 अप्रैल 1526 से ही दोनों सेनाएं पानीपत के मैदान में आमने सामने थी। दोनों के मध्य युद्ध शुरू हुआ 21 अप्रैल को दोपहर तक ही युद्ध का निर्णय हो गया। युद्ध में इब्राहिम लोदी बुरी तरह से परास्त हुआ था, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है। फिर देखिए, भारतीय हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन किया गया था? भारतीय हरित क्रांति के दौरान किन अनाजों का अत्यधिक उत्पादन हुआ था बताइए? गेहूं और चावल का, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? 1966-67 में। भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, जबकि दुनिया में माने जाते हैं कौन? दुनिया में माने जाते हैं नॉर्मन बोरलॉग, ये याद रखना आप। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है किस विज्ञान की शाखा के अंतर्गत? इटियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, इथोलॉजी और डेमोलॉजी? आंसर हो जाएगा इसका इथोलॉजी। जीव विज्ञान के व्यवहार, जीवों के व्यवहार का जो अध्ययन है वो इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। देखिए अगला क्वेश्चन, 1885 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन बने थे? 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष बने थे वो कौन थे? WC बनर्जी थे। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। और आपको पता ही है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में। ये याद रखना आप, 28 दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और आपको ये भी बता दें कि बम्बई में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में इसके संस्थापक थे A.O. ह्यूम और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थीं? 12, 14, 15, 18? सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि 15। याद रखना, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। इनमें दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, कमला चौधरी, मालती चौधरी आदि का नाम आता है।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह कहता है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी? बताइए, आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी। अनुच्छेद 75(1) में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करेगा, इसके बाद प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो ऑप्शन सी करेक्ट है 75(1) के अंतर्गत। सेंट फ्रांसिस जेवियर के पार्थिव अवशेष कहाँ पर रखे गए हैं? सेंट फ्रांसिस जेवियर के जो पार्थिव अवशेष हैं वो आपको मिलेंगे कहाँ पर? बेसिलिका ऑफ बोन जीसस वेल्डा, जो कि गोवा में है। तो क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर देखिए जो अगला टॉपिक है वो है ग्राम विकास और समाज से। देखिए क्वेश्चन है कि समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यह स्टेटमेंट किसने दिया है? समाज मनुष्यों के समूह का नाम नहीं बल्कि यह मनुष्यों के अंतः संबंधों की जटिल व्यवस्था है। यह स्टेटमेंट है लापियर का। ऑप्शन डी करेक्ट है, याद रखिएगा यह स्टेटमेंट कई बार रिपीट हुआ है। फिर अगला क्वेश्चन है कौन सुमेलित नहीं है? आल्हा जो है महोबा से संबंधित है, सही है। बिरहा रसिया बरसाना से संबंधित है, कजरी मिर्ज़ापुर से। बिरहा का संबंध आजमगढ़ से है, कन्नौज से नहीं है, यानी कि यही बन जाएगा हमारा आंसर ऑप्शन बी। ग्रामीण डाक बीमा योजना कब स्टार्ट हुई थी? बताइए, 1995, 1970, 1985 या इनमें से कोई नहीं? तो 1995 में ग्रामीण डाक जीवन बीमा की शुरुआत ग्रामीण क्षेत्र के डाकघरों से की गई थी। सही जवाब इसका ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन बताइए, प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना कब लागू की गई थी? तो प्रत्येक 10 गांवों के समूह के लिए युवा विकास केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई थी 1994-95 में, यानी कि इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट हुआ। फिर देखिए अगला क्वेश्चन है भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है ये। भूमिदान से संबंधित सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है? तो ये है सातवाहन अभिलेख, याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के प्रश्न, और जो बाकी के प्रश्न हैं इसको हम डिस्कस करेंगे अपने अगले वीडियो में। नियमित रूप से अब आपको वीडियोज़ मिलते रहेंगे जब तक आपकी परीक्षा नहीं हो जाती है, और ये टेस्ट सीरीज़ लगातार जारी रहेगी। इसलिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को अभी प्रेस कर लें। और अगर आप स्टडी विद ज्ञान प्रकाश को फॉलो करते हैं तो स्टडी विद ज्ञान प्रकाश टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि वहाँ पर आपको हर लेक्चर की PDF लिंक और इम्पॉर्टेंट जो इन्फॉर्मेशन होती है वो सब शेयर की जाती है, क्विज़ भी वहीं पर कराई जाती है। तो आप सभी का दिन मंगलमय हो। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।